Welcome back students. So this is the third module on mathematical tools related to the function and limits and graphs and logarithms. Okay, तो स्टार्ट करते हैं हम इस मॉड्यूल को. इस मॉड्यूल का फर्स्ट बिट है फंक्शन एंड लिमिट्स. ओके, तो फंक्शन मतलब क्या होता है वो समझने के लिए कुछ डेफिनेशंस मैंने यहाँ पर दिए हैं. एक एक करके हम देखते हैं. सबसे पहले कांस्टेंट एंड वेरिएबल के बीच में मैंने आपको डिफरेंस यहाँ पर एक्सप्लेन किया है. देखो आप कांस्टेंट का डेफिनेशन क्या रहेगा. A quantity whose values does not change during mathematical operation is called constant. Example pi. ठीक है, देखो आप पाई का वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होता है, वो 3.14 ही लेते हैं हम हमेशा. ओके, तो ऐसा फिजिकल क्वांटिटी कि जो कभी भी पूरा मैथमेटिकल कैलकुलेशन होने तक जिसका वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होता है, फिक्स रहता है, सेम रहता है, ऐसे क्वांटिटी को हम कांस्टेंट कहते हैं. और ऑन द अदर हैंड अ क्वांटिटी विच कैन टेक अ डिफरेंट वैल्यूज ड्यूरिंग मैथमेटिकल ऑपरेशन इज कॉल्ड वेरिएबल. ओके, तो जो भी क्वांटिटी हो, जो क्वांटिटी अलग अलग वैल्यूज ले सकता है मैथमेटिकल कैलकुलेशंस में, जिसे हम वेरिएबल कहते हैं. ठीक है, जैसे आपको पता होगा हमारी इक्वेशन में x आता है, तो x कैन टेक एनी वैल्यू, सो x कैन बी कंसिडर्ड एज अ वेरिएबल इन आवर मैथमेटिक्स. ओके, इसके बाद थर्ड बिट है इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल. ठीक है, अब ये वेरिएबल भी दो टाइप्स में हम क्लासीफाई करते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल. उनके बीच क्या फ़र्क है वो समझ लो. और वेरिएबल क्वांटिटी विच कैन हैव एनी वैल्यू विद इन द स्पेसिफाइड लिमिट इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स. ओके, whereas the variable quantity whose values depends upon the numerical value assigned to the independent variable is called डिपेंडेंट वेरिएबल. अगर एक किसी लिमिट में अगर वेरिएबल का वैल्यू हो रहा है तो उसे हम कह सकते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल. लेकिन अगर कोई वेरिएबल किसी और क्वांटिटी के साथ वेरी होता है तो फिर उसे हम डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं. ठीक है, तो इसके बाद देखो आप फंक्शन का डेफिनेशन आता है जो इससे रिलेट करता है. इफ़ द वैल्यूज ऑफ अ वेरिएबल क्वांटिटी y डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ सम अदर वेरिएबल क्वांटिटी x through some relation such that there exists only one finite value of y for each value of x, then y is called as the function of x. okay, तो y वेरी हो रहा है किसके अकॉर्डिंग, x के साथ, तो y को हम क्या कह सकते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल. ओके, तो जो ऊपर मैंने पढ़ाया था फिर डिपेंडेंट वेरिएबल, तो वही y इंडिकेट हो रहा है. मतलब अगर y x पर डिपेंडेंट है, ठीक है, तो x जैसे वेरी होगा वैसे y भी वेरी होने वाला है. ओके, लेकिन y इज अ फंक्शन ऑफ x हम कब कह सकते हैं, हम x के वैल्यूज़ को चेंज करने वाले फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी. लेकिन जब हम उसे जीरो टू इन्फिनिटी करने वाले हैं तो एक x के वैल्यू के साथ सिर्फ हमें अगर एक ही y का वैल्यू मिलता है तो हम कह सकते हैं कि y इज अ फंक्शन ऑफ x. ओके, तो इसे फंक्शन कहा जाता है. ठीक है, तो ये हुआ फंक्शन का डिफिनेशन. अब इसके बाद देखो टाइप्स ऑफ फंक्शंस होते हैं हमारे सिलेबस में. पावर फंक्शन मतलब y इज इक्वल टू एक्स रेज टू n रहा, n इज अ कॉन्स्टेंट एंड रियल नंबर, देन दिस y इज इक्वल टू एक्स रेज टू n, दिस रिलेशन इज कॉल्ड एज द पावर फंक्शन. तो ये पहला टाइप का फंक्शन है. उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा y इज इक्वल टू साइन एक्स, वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स, टैन एक्स, कॉट एक्स, सेक एक्स, कोसेक एक्स. अगर कुछ ऐसा आता है ट्रिग्नोमेट्रिक, अगर कुछ रिलेशन आ जाता है बिटवीन y एंड x, तो हम कह सकते हैं कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है. ओके, इसे पहचानना बहुत आसान है. इसके बाद एक्सपोनेंशियल फंक्शन, अगर समथिंग रेज टू समथिंग अगर कुछ रहता है, जैसे y इज इक्वल टू ए रेज टू एक्स, वाई इज इक्वल टू ई रेज टू एक्स, सो दिस फंक्शंस आर कॉल्ड एज एक्सपोनेंशियल फंक्शंस. ओके, इसके बाद लॉगरिथमिक फंक्शन अगर आ जाए तो उसमें लॉग आता है. ओके, तो y इज इक्वल टू लॉग ऑफ ई रेज टू एक्स स्क्वायर, अगर कुछ ऐसा फंक्शन हो तो ये लॉगरिथमिक फंक्शन बन जाता है. उसके बाद इन्वर्स फंक्शन y इज इक्वल टू साइन इन्वर्स एक्स, अगर कुछ ऐसा आ जाए, मतलब साइन के ऊपर माइनस साइन अगर आ जाता है तो फिर हम इसे इन्वर्स फंक्शन कहते हैं. ओके, तो ऐसे कुछ फंक्शन के टाइप्स हैं. इसका एक शॉर्ट फॉर्म होता है जो याद रखना, LIATE. यल मतलब लॉगरिथमिक, आई मतलब इन्वर्स, LIA मतलब अल्जेब्रिक, उसके बाद टी मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक और ई मतलब एक्सपोनेंशियल. तो 5 फंक्शन होते हैं, इनका कोडवर्ड याद रखिएगा LIATE. आपको जब कभी भी क्वेश्चन आएगा लिमिट्स, कंटिन्यूटी या फिर डेरिवेटिव इंटीग्रेशन पर, तो एट द टाइम आपको पहचानना पड़ता है कि ये फंक्शन है क्या. ओके, और उसके अकॉर्डिंग फिर आपको उसका आंसर निकालना पड़ता है. तो डेरिवेटिव इंटीग्रेशन ये सब करते वक्त आपको सबसे पहले चेक करना पड़ता है कि y का फंक्शन क्या है. तो एट द टाइम आपको ये लॉजिक यूज़ करना पड़ेगा. ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा. अब हम नेक्स्ट बिट की ओर जाते हैं, लिमिट्स ऑफ अ फंक्शन. तो फंक्शन को हम लिमिट कैसे करते हैं, अब देखो
अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज said to tend to a limit L as its variable x approaches a constant a, x is tends to a such that the absolute difference between f of x and L as x tends to a is negligibly small but not zero. ओके तो देखो अब लिमिट को ऐसे डिनोट किया जाता है एल टी एक्स टेंड्स टू ए. इसे कैसे रीड करना है? लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एल. तो इस टाइप से अगर फंक्शन हो तो उसे लिमिट कहा जाता है. तो इसे लिमिट के बहुत सारे क्वेश्चन आपको मैथमेटिक्स में आते हैं. हमारे सिलेबस में कुछ ज़्यादा पार्ट नहीं आता इससे रिलेटेड, जितना आने वाला है उतना मैंने नीचे कुछ एग्जाम्पल्स में दिया है. यहाँ पर देखो लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, इसका मतलब एक्स का वैल्यू नियर बाय इक्वल टू ए है. ठीक है, ए कॉन्स्टेंट है तो एक्स का वैल्यू नियर बाय इक्वल टू ए है, लेकिन एक्स का वैल्यू एक के साथ इक्वल है ऐसा इसका मतलब नहीं होता है. समझ में आ रहा है? तो यह कंसेप्ट है लिमिट का. तो देखो अब लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 एक्स प्लस 2, अगर कुछ ऐसा हो तो इसका आंसर कैसे निकालेंगे हम? एक्स की जगह 2 पुट कर दो. ओके 2 + 2 आंसर आ जाएगा 4. लेकिन यहाँ पर हम नो डाउट एक्स की जगह 2 पुट कर सकते हैं, लेकिन एक्स इज नॉट इक्वल टू 2 ऐसा लिखना भी यहाँ पर बहुत ज़रूरी होता है. ओके मतलब एक्स का वैल्यू नियर बाय इक्वल टू 2 होता है, इट इज़ नॉट इक्वल टू 2 होता है. तो इसी कंसेप्ट को हम लिमिट कहते हैं. ठीक है, अब ये लिमिट का डायरेक्ट आंसर है. अगर हम डायरेक्टली लिमिट पुट करके अगर आंसर आता है तो उसे डायरेक्टली एक्स टेंड्स टू 2 पुट कर देना और आंसर फाइनली निकाल देना. ओके अगर देखो आप जैसे नीचे वाले क्वेश्चन में लिमिट एक्स क्यूब माइनस 8 डिवाइड बाई एक्स माइनस 2 है, अगर हम एक्स की जगह 2 पुट कर दे पिछले प्रॉब्लम की तरह, यहाँ पर आंसर 0/0 के फॉर्म में आ जाएगा. तो लिमिट में कभी भी आंसर 0/0 के फॉर्म में आना नहीं चाहिए. तो इसे 0/0 फॉर्म अवॉइड करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? इसके फैक्टर्स ढूंढने पड़ते हैं. तो एक्स क्यूब माइनस 8 इसके फैक्टर्स क्या आने वाले? ए क्यूब माइनस बी क्यूब से हम करने वाले. तो इसका आंसर आएगा एक्स माइनस 2 अंडर रूट ब्रैकेट के अंदर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4. ओके और नीचे आएगा एक्स माइनस 2. तो ये एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 2 कट हो जाएगा. ओके और आंसर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4. अब एक्स का वैल्यू 2 पुट करना, तो आंसर आएगा इसका 12. तो ऐसा कुछ करना पड़ता है हमें लिमिट में. अगर आंसर डायरेक्टली पुट करने के बाद आता है तो वेल एंड गुड. ओके तो वही आंसर लिख देना. अगर x का मतलब लिमिट पुट करने के बाद अगर आंसर 0/0 के फॉर्म में आ जाता है तो एट द टाइम उसके फैक्टर निकाल कर उसे रिड्यूस करने की कोशिश करना और 0/0 आने वाला जो फैक्टर है उसे निकाल देने की कोशिश करना हमारी इक्वेशन से, और उसके बाद फिर लिमिट पुट करना. अगर इसके बाद में आंसर अगर 0 आता है तो 0 लिखा तो चलता है. ओके इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट लिमिट्स के कन्वर्जन से जो हम देखते हैं यहाँ पर, लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन ऑफ थीटा अगर रहा तो इसका आंसर नियर बाय इक्वल टू थीटा आता है. ओके इसके बाद लिमिट थीटा टेंस टू 0 टैन ऑफ थीटा इज ऑल्सो इक्वल टू थीटा. ओके तो लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा बाय कॉस थीटा साइन थीटा बाय थीटा अगर रहा तो इसका आंसर 1 आता है. लिमिट थीटा टेंस टू 0 टैन थीटा बाय थीटा इज ऑल्सो इक्वल टू 1. लिमिट थीटा टेंस टू 0 कॉस ऑफ थीटा इज ऑल्सो इक्वल टू 1. और लिमिट y टेंस टू 0 1 प्लस वाई रेज टू 1/y अगर रहा तो इसका आंसर e मतलब एक्सपोनेंशियल आ जाता है. ठीक है तो इतने फॉर्मूलेज याद रखिएगा लिमिट के. इसके बाद कुछ ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन है. देखो अब अलग अलग ग्राफ्स हमें सिलेबस में आते हैं. जैसे आपको पता होगा हमारे फिजिक्स में मोशन टॉपिक आता है तो एट द टाइम हमें ग्राफ्स लगते हैं. तो सभी ग्राफ्स के बारे में आपको जानकारी रहना बहुत इंपॉर्टेंट है. ये कुछ जनरल ग्राफ्स है जो हमारे सिलेबस में आते हैं, उसका एक कलेक्शन यहाँ पर. ओके सबसे पहले हम लाइन के ग्राफ देखने वाले. ओके जो लाइन्स होते हैं उनका ग्राफ देखना है. y और x हम दो एक्सिस ले रहे हैं और इसके ऊपर देखो y का और x का क्या रिलेशन है. इफ़ y इज इक्वल टू mx अगर हो तो इस m को स्लोप कहा जाता है. स्लोप मतलब चेंज इन y एक्सिस पैरामीटर डिवाइडेड बाय चेंज इन x एक्सिस पैरामीटर इज कॉल्ड एज स्लोप. ओके तो y/x अगर हम करते हैं तो हमें स्लोप मिल जाता है और इस स्लोप को हम m से डिनोट करते हैं. तो y इज इक्वल टू mx अगर कुछ ऐसा इक्वेशन रहा तो ये एक स्ट्रेट लाइन होता है और इस स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप होता है उसे m से डिनोट किया जाता है. और इस m को कैसे निकाल सकते हो आप? जो दो पॉइंट्स के बीच में आप स्लोप निकाल रहे हैं तो उन दो पॉइंट्स के बीच में y का वैल्यू कितना वेरी हो रहा है और x का वैल्यू कितना वेरी हो रहा है, इसका रेशो अगर हम लेते हैं तो हमें स्लोप मिल जाता है. ठीक है तो ऐसे ज़्यादातर ग्राफ हमें मोशन के क्वेश्चंस में आते हैं. और ये जो थीटा होता है x और y एक्सिस के बीच का, इस ग्राफ के बीच का, तो इसे टैन ऑफ थीटा से भी हम m को निकाल सकते हैं. ओके अगर आपको ये थीटा भी पता हो तो टैन थीटा से आप इस m को निकाल सकते हो. इसके बाद अगर y इज इक्वल टू mx प्लस c अगर रहता है तो इस c को y इंटरसेप्ट कहा जाता है. मतलब ये लाइन अगर ग्राफ 0 से स्टार्ट होता है ओरिजिन से तो y इज इक्वल टू mx आएगा. एट द टाइम c का वैल्यू 0 होता है. लेकिन
अगर ये ग्राफ कुछ ऊपर वाले पॉइंट बी से अगर स्टार्ट हो जाए, ओके, मतलब वाई एक्सिस पर अगर ये ऊपर से कहीं पर ग्राफ अगर स्टार्ट होता है तो एट द टाइम y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से हमें इसे डिनोट करना पड़ता है, इस c को y इंटरसेप्ट कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद अगर ये इंटरसेप्ट अगर माइनस रहा तो फिर ये ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे से स्टार्ट होता है, ओके, कुछ ऐसे पोजीशन से ये ग्राफ स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी, तो यहाँ पर स्लोप निगेटिव होने के कारण ग्राफ का नेचर कुछ ऐसा है, ठीक है। तो ऐसे 4 ग्राफ से लाइन के याद रखना, y इज इक्वल टू एम एक्स, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वाई इज इक्वल टू एम एक्स माइनस सी, वाई इज इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी, ओके। इसके बाद नेक्स्ट है पैराबोला, ठीक है। तो पैराबोला 4 टाइप के हमारे सिलेबस में होते हैं। पहला होता है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू के एक्स, ओके। इसके बाद वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के एक्स। देखो अब पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस रहा तो एक्स का वैल्यू प्लस आएगा, निगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस रहा तो एक्स का वैल्यू माइनस आएगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के एक्स, लाइक दैट। ये सिमेट्रिक अबाउट द वाई एक्सिस पैराबोला है, ठीक है। इसे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू के एक्स के वाई से डिनोट किया जाता है, और अगर ये नीचे कुछ ग्राफ रहता है तो एट द टाइम इसे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के वाई से डिनोट किया जाता है। तो ऐसे 4 टाइप के शेप्स होते हैं जिनको पैराबोला कहा जाता है, और इनको मैथमेटिकली कुछ हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके बाद थर्ड ग्राफ है, अब इस ये अलग अलग शेप्स है। पहला शेप सर्कल है, अगर सर्कल हो तो उसके लिए सर्कल का ये इक्वेशन होता है एक्स और वाई एक्सिस के बीच का, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ए इज कॉल्ड एज द रेडियस ऑफ सर्कल, ओके। इसके बाद सेकंड बिट है एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अगर हो तो इसे इलिप्स कहा जाता है, ठीक है। ए और बी को, ए को कहा जाता है सेमी मेजर एक्सिस और बी को कहा जाता है सेमी माइनर एक्सिस, ठीक है। तो इसे इलिप्स कहा जाता है। इसके बाद ये जो वाला जो शेप होता है इसे एक्सपोनेंशियल ग्राफ कहा जाता है, और ये एक्सपोनेंशियल ग्राफ अगर डिक्रीजिंग हो तो इसे डिक्रीजिंग एक्सपोनेंशियल होने के कारण ई रेस टू माइनस के एक्स होता है, और ये इंक्रीजिंग होने के कारण ई रेस टू के एक्स आएगा, ठीक है। तो ऐसे कुछ एक्सपोनेंशियल फंक्शंस आने वाले यहाँ पर। इसके बाद नेक्स्ट है लॉगरिदम। तो लॉगरिदम के 3 फॉर्मूलेज हमारे सिलेबस में होते हैं, 3 या 4 फॉर्मूलेज देखते हैं हम। लॉग ऑफ m इंटू एन, 2 चीज़ों का हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो लॉग उन 2 चीज़ों को एडिशन में कन्वर्ट कर देता है, मतलब लॉग एम एन, मतलब 2 चीज़ों का मल्टीप्लिकेशन का लॉग लो या फिर उन दोनों के लॉग को एक दूसरे में ऐड करो, आंसर एक ही आएगा। सो लॉग ऑफ m इंटू एन इज इक्वल टू लॉग ऑफ m प्लस लॉग ऑफ n। तो ये लॉग का इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होता है जो 2 नंबर के मल्टीप्लिकेशन को एडिशन में कन्वर्ट कर देता है। और यहाँ पर देखो लॉग ऑफ m बाई n है, मतलब यहाँ पर 2 नंबर का डिवीजन है तो इन 2 नंबर को वो सब्ट्रैक्शन में कन्वर्ट कर रहा है, सो लॉग ऑफ m माइनस लॉग ऑफ n आ जाएगा, ठीक है। और थर्ड है अब लॉग ऑफ m रेस टू n, तो इसका आंसर आएगा n इंटू लॉग ऑफ m, ओके। तो पावर अगर रहा किसी लॉग के फंक्शन का तो एट द टाइम उसे हम n टाइम्स लॉग ऑफ m, मतलब पावर टाइम्स उस फंक्शन को हम मल्टीप्लाई करते हैं उसके लॉग वैल्यू के साथ, तो आंसर वही आता है। इसके बाद लॉग ऑफ ई रेस टू m अगर रहा तो इसे नेचुरल लॉग कहा जाता है, इसे सिंपली ln से भी डिनोट किया जाता है। सो ln ऑफ m मस्ट बी इक्वल टू 2.303 इंटू लॉग 10 ऑफ m। इस लॉग 10 को कॉमन लॉग कहा जाता है, ऑर्डिनरी लॉग होता है ये, और जिस लॉग का बेस e हो उसे नेचुरल लॉग कहा जाता है। जनरली ये कंसेप्ट आपको केमिस्ट्री के C1 पार्ट में लगता है, ठीक है, ज़्यादातर फिजिक्स में भी लगता है कहीं कहीं पर, लेकिन ज़्यादातर आपको एक केमिस्ट्री में लगने वाले कंसेप्ट है। लॉग के 2 टाइप्स होते हैं, लॉग का बेस होता है, लॉग का बेस अगर 10 रहा तो उसे कॉमन लॉग कहना, और लॉग का बेस अगर ई रहा तो उसे नेचुरल लॉग कहना। इसे सिंपली ln से भी डिनोट किया जाता है इस पूरे टर्म को, ठीक है। तो नेचुरल लॉग का कन्वर्जन अगर हमें कॉमन लॉग का लॉग ऑफ 10 का कन्वर्जन अगर लॉग ऑफ ई में करना हो तो उसे फिर 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, और सिंपली अगर हम इसे डिवाइड कर दे तो फिर उल्टा कन्वर्जन हमें मिल जाएगा। इसके बाद लॉग ऑफ ए रेस टू एम रहा, इसे चेंज बेस्ड प्रॉपर्टी कहा जाता है। लॉग ऑफ ए रेस टू एम अगर रहा तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं लॉग ऑफ बी रेस टू एम इंटू लॉग ऑफ ए रेस टू बी। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद बी कैंसिल होता है और सिंपली फिर से हमें वही टर्म मिल जाता है। तो ये लॉग के बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है 5, ओके। तो अगले कुछ दिनों में मैं लॉग के ऊपर एक इंपॉर्टेंट लेक्चर आपको देने वाला हूँ इस यूट्यूब चैनल पर, जिसमें लॉग से रिलेटेड सभी कंसेप्ट हैं, 2 चीज़ों का लॉग कैसे देखना, उसके बाद उनका मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और हार्ड जो स्क्वायर रूट होते हैं, क्यूब रूट होते हैं, उनको कैसे निकालना, ये सब हम उस लेक्चर में देखने वाले हैं, ओके। इसके बाद नेक्स्ट है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी, ये आपको हुआ है 10th स्टैंडर्ड में पार्ट। तो इसका जनरल फॉर्म होता है एपी का a प्लस डी प्लस a प्लस 2d डॉट 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 a प्लस n माइनस 1 इंटू डी।
वेर ए इज द फर्स्ट टर्म एंड डी इज द कॉमन डिफरेंस। फिर टी एन को एन टर्म कहा जाता है। एन टर्म का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और सम ऑफ एन टर्म्स अगर हम लेते हैं तो उसके लिए एस एन का फॉर्मूला होता है जो हम ले सकते हैं एन बाई टू इन ब्रैकेट टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ओके, और इसी फॉर्मूले का एक नेक्स्ट फॉर्म है एन बाई टू इन ब्रैकेट फर्स्ट टर्म प्लस एन टर्म। ओके, इसके बाद ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन है जीपी कहा जाता है इसे। तो जनरल फॉर्म इसका आएगा ए कॉमा ए आर स्क्वायर डॉट 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 ए आर रेज टू एन माइनस वन। हियर ए इज द फर्स्ट टर्म एंड आर इज द कॉमन रेशो। ओके, मतलब नेक्स्ट टर्म को प्रीवियस टर्म से डिवाइड करना तो आपको कॉमन रेशो मिल जाएगा, और वो हमेशा आर आता है। तो ऐसा सीरीज रहा तो उसे ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन कहा जाता है। और उसका अगर सम लेते हैं हम, सम ऑफ एन टर्म्स, तो एट द टाइम एस एन का उसका फॉर्मूला होता है ए इन ब्रैकेट वन माइनस आर रेज टू एन डिवाइड बाय वन माइनस आर। अगर ये मेजरेबल टर्म हो तो ये फॉर्मूला आप यूज़ कर सकते हो। अगर ये जो टर्म्स है ये एन टर्म हो, इन्फानाइट टर्म्स हो, ओके, तो सम ऑफ इन्फानाइट टर्म्स अगर हमें करना हो तो एट दैट टाइम उसका एक रिड्यूस वर्जन ऑफ दिस फॉर्मूला हमें यूज़ करना पड़ता है, और वो होता है ए डिवाइड बाय वन माइनस आर। और ये आर का वैल्यू लेस देन वन चाहिए। ओके, और आर टेंस टू इन्फिनिटी डेफिनेटली जीरो आना चाहिए उसका आंसर। तो ऐसा केस हो तभी आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। तो ज़्यादातर हमें फिजिक्स में ये फॉर्म लगता है बहुत सारे क्वेश्चन में। ओके, तो हम इतना ही पीटे है जो आपको पता होना ज़रूरी है। सभी फॉर्मूलेज अच्छे से लिखिएगा नोटबुक के पीछे। ओके, और किसी चीज़ में कुछ दिक्कत हो तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। थैंक यू। और आपको अगर इस सेक्शन के ऊपर कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व करना है तो मेरा टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, फिजिक्स मेड इजी। ओके, जिसके ऊपर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड सभी टेस्ट अवेलेबल है और वर्कशीट भी अवेलेबल है। अगर कुछ डाउट हो तो आप मुझे इस कॉन्टैक्ट नंबर पर भी कॉल कर सकते हो। ओके, सो थैंक यू। टुडे वी विल स्टॉप हियर। इन नेक्स्ट मॉड्यूल वी विल कंप्लीट द नेक्स्ट सेक्शन, दैट इज द डेरिवेशन।